तो हमको लॉ के बारे में नॉलेज होना तो चाहिए। हम प्रोफेशनल्स हैं, हम केवल एक जगह घोड़े जैसे नहीं चलते रहते कि बस इतना ही आता है, हमको सब चीजों के बारे में पता तो होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस लॉ का जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, पहले हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत प्रिसाइजली थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एग्जाम में इसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। पहली बात तो ये सेकंड पेपर आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स में से आपको पास होने के लिए इस सब्जेक्ट में चाहिए कम से कम 40 मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। ये क्राइटेरिया बताया है कि अभी पहले किसी ने कि 40 मार्क्स मिनिमम एक सब्जेक्ट के चाहिए होते हैं और एग्रीगेट चाहिए टोटल मिलाकर के कम से कम टोटल का 50%। मतलब अगर आपके 4 पेपर्स हैं तो एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आ गए, वो सब्जेक्ट आपका क्लियर हुआ। लेकिन चारों सब्जेक्ट्स के मिलाकर आपको 400 में से कम 200 मार्क्स तो लाने हैं। मतलब पक्का है कि किसी ना किसी पेपर में तो हमको 40 से ज्यादा ही लाने हैं, वरना काम चलेगा नहीं। इंडिविजुअली तो पास हो जाएंगे बट एग्रीगेट में भी हमको उतने नंबर्स 50% मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, लॉ का पेपर ना एक हवा बना हुआ होता है हर स्टूडेंट के बीच में कि लॉ मतलब तो सीए वालों में तो खास करके होता है कि लॉ मतलब कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे। बट ये उतना डिफिकल्ट नहीं होता अगर आपने शुरू से लैंग्वेज पर, सिंसियरिटी पर और रिवीजन पर फोकस किया हो तो जैसा बताती जाऊंगी मैं, समय समय पर मैं बोलती रहूंगी कि ये रिवाइज करके आओ, उतना आपको सिंसियरली रिवाइज करना है। जैसा मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से नोट्स बनाओ, उतना आपको सिंसियरली नोट्स बनाना है। अगर उतना कर लिया ना, बहुत आराम से क्लियर होता है। ठीक है, बिजनेस लॉ का ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आप लोगों के मॉड्यूल के हिसाब से अगर देखो तो मॉड्यूल में आप लोगों को चैप्टर्स टोटल है 7 चैप्टर्स। तुम लोगों को सुनाई दे रहा है ना? चैप्टर्स टोटल है 7 चैप्टर्स, सिर्फ 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर यूनिट्स बनी हुई है। कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो एक ही यूनिट में खत्म हो रहे हैं और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें एक से ज्यादा यूनिट्स हैं। तो अगर टोटल देखा जाए तो टोटल हमको 7 चैप्टर पढ़ना है, बट यूनिट्स में देखा जाए तो ज्यादा नहीं है, केवल 20 ही यूनिट्स पढ़नी है बस। मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स में यूनिट ज्यादा है और कुछ कुछ में है ही नहीं, बट टोटल मिलाकर के हमको पढ़नी है केवल 20 यूनिट्स। ठीक है, हम तो चैप्टर फैक्टर छोड़ो, सीधी सीधी बात करो, हमको टोटल 20 लेसन्स पढ़ने हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोग ब्लेस्ड हो कि आपको इंस्टीट्यूट ने खुद ने अपनी तरफ से एक बाइफरकेशन करके दिया है, जहां इंस्टीट्यूट का कहना है कि हम इस टॉपिक में से इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स के क्वेश्चंस पूछेंगे। मतलब जब इंस्टीट्यूट ने बोल दिया हम इतना इतना पूछेंगे तो पक्की बात है कि इसमें से इतने के क्वेश्चन तो आएंगे ही। फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोगों का दैट इज आईआरएफ, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें से क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स जितना, 5% का वेटेज रखता है, तो 5 मार्क्स जितना इसमें से आता है क्वेश्चन। अधिकतर इस चैप्टर में से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो वो एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। 2 क्वेश्चंस अगर इस चैप्टर में से आए भी ना तो वो ऑप्शन में आते हैं, मतलब या तो ये वाला कर लो या तो ये वाला, बट इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का। दूसरा चैप्टर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा बिजनेस लॉ में, दैट इज आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें यूनिट्स भी ज्यादा नहीं है, केवल 9 यूनिट्स ही है इसमें, और इसका वेटेज भी ज्यादा नहीं है, केवल 20 से 30% जितना ही वेटेज है। मतलब इस एक चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स जितने। ठीक है, हाँ बहुत, 6 नहीं अब 7 भी कर दिए है। मतलब इसमें 7 इसलिए होते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन वो जो ऑप्शनल वाला होता है ना उसमें भी डालते हैं। तो मतलब आप ये मानकर चलो कि आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन में ए बी सी पार्ट्स होते हैं, और इन एबीसी में से पक्का है एक तो डेफिनेटली आईसीए का होगा ही। इसका मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे क्वेश्चन पेपर में बिखरा हुआ मिलेगा, हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो इसका फंसेगा ही। ठीक है, तीसरा चैप्टर आता है हमारा सोगा। सोगा प्यार से बोलते हैं वरना इसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और इसका वेटेज है 15 से 20 मार्क्स का।
आईपीए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, इसका वेटेज है फिर 15 से 20 मार्क्स का। अगला एलएलपी, एलएलपी का वेटेज है 5 से 10, कंपनीज एक्ट का 15 से 20 और एनआईए का 10 से 15% का वेटेज है। ये तो चलो इंस्टीट्यूट ने हमको गाइड कर दिया, बट हम लोग जब भी पढ़ाई करेंगे ना, हमको उस हिस्से को भूल कर पढ़ाई करेंगे। हमको मतलब ही नहीं कितने मार्क का पेपर आ रहा है, कितने मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारे लिए तो ये सारे चैप्टर्स इक्वल वेटेज रखते हैं, हम सबको उतना ही मान सम्मान देकर चलेंगे। समझ में आया? ठीक है। टोटल कितने चैप्टर्स हो गए हैं? 7। पर यूनिट्स कितनी है? 20। हमको कितनी पढ़नी है? पूरी 20। हमें कोई मतलब ही नहीं है चैप्टर कितने हैं, हमको तो पूरी 20 यूनिट्स पढ़नी है। ठीक है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी सब्जेक्ट में, मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स चाहे तो इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी मीडियम आपको लेना है, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में ही लिख देना पड़ेगा और बाद में आप मीडियम चेंज कर पाओगे नहीं। क्या हम में से कोई हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं? हो ना? तो आप मीडियम हिंदी ही लेने वाले हो, ठीक है। तो अब आप ये करोगे कि आप जब भी कभी आंसर लिखोगे ना, तो मुझे एक बार आप कॉपी चेक करवाओगे और आपके नोट्स लगातार बनते रहेंगे। गाइड मैं पूरा कर दूंगी कि हिंदी में कैसे लिखना है। जो मीडियम जिसका है उसी मीडियम में रहो। मीडियम को चेंज करके हम अननेसेसरीली अगर इंग्लिश में आ रहे हैं पर हम लिख ही नहीं पाएंगे अगर अच्छे से, तो ट्रायल देने से कोई मतलब नहीं। सीए बनने के बाद आपसे कोई नहीं पूछता कि आपका मीडियम कौन सा था। सीए इज अ सीए, ठीक है। और बाय द टाइम जब तक आप उस डिग्री तक पहुंचोगे, आप वैसे ही उतना तो सीख ही गए होंगे इंग्लिश में करना, कम्युनिकेट एंड राइटिंग जितना जरूरी है। ठीक है, चलो वेरी गुड, अगले पॉइंट पर जाओ। यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। अच्छा नहीं, एक चीज और, आप लोगों को एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो प्रैक्टिकल और थ्योरी का कॉम्बो आता है। प्रैक्टिकल का मतलब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस ना कैलकुलेटिव वाले भी आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। वो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ परसेंटेज वगैरह भी कैलकुलेशन के काम में आते हैं। तीसरा, यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, पहली बात तो टोटल होंगे 6 क्वेश्चन। कितने? 6 सुन करके खुश मत हो जाना, क्योंकि हर एक पार्ट में ए बी सी करके आते हैं। मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लो, ए बी सी, हर एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है, तो मतलब टोटल 18 क्वेश्चन आने वाले हैं। कहने को 6 है, इंस्टीट्यूट ने छलावा यहाँ पे भी किया है, कहने को 6 है बट होने को 18 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको हमेशा 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी आपको तीनों ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी आपको तीनों ही अटेम्प्ट करना है। यहाँ ऐसा नहीं चलता कि एक का ए कर लिया दूसरे का बी कर लिया, आपके पास ऑप्शन नहीं है, करना पूरा ही है। ठीक है, बस एक केवल जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको ऑप्शन मिलता है, वो भी पार्ट, नहीं वो मैंने हाथ लगा दिया ना गलती से। पिन बोलना। जो पार्ट 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है ना, उसमें ए के बाद में बी वाला जो पार्ट आएगा ना, तो बी के साथ में और करके ये लोग एक और क्वेश्चन देते हैं। मतलब वहां आपको ऑप्शन मिलता है, या तो बी का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट कर लो या बी का और वाला जो दूसरा क्वेश्चन है वो। इसके अलावा आपको पूरे पेपर में कहीं से कहीं तक कोई ऑप्शन मिलने वाला नहीं। हाँ, पार्ट ए में जरूर 5 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप चाहो तो पूरा का पूरा छोड़ सकते हो। हो गया? समझ में आया?
तो ये तो था क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। अब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो मैं तुम लोगों से वापस नहीं पूछने वाली, क्योंकि जब हम टेस्ट वगैरह देंगे तो वहां पे हमको पैटर्न वैसे भी समझ में आ जाएगा, राइट। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर। वैसे तो कायदे से देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का आईआरएफ है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पर हम लोग आईआरएफ से स्टार्ट नहीं करेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईसीए का, जिसमें 30 मार्क्स जितने क्वेश्चंस आते हैं, बट आज हम लोग आईसीए से भी स्टार्ट नहीं कर रहे। आईसीए एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे तब जब हमने थोड़ा बहुत लॉ की लैंग्वेज के ऊपर कमांड ले लिया होगा। तो उसके लिए हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एक सिंपल चैप्टर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। तो ये चैप्टर होगा, आईपीए प्यार से बुलाते हैं इसको, क्या बुलाते हैं? हाँ, वेरी गुड। आईपीए, तुम लोगों के पास अभी मॉड्यूल्स नहीं आए ना? है? हाँ, नहीं, आप यहाँ के तो नोट्स हैं बेटा, मॉड्यूल जो इंस्टीट्यूट की तरफ से है चलेगा, नहीं मॉड्यूल मत लाना, नोट्स है क्या यहाँ वाले प्रोविद्या के? हाँ, वो लेकर आना। हम लोग ना जब भी लॉ पढ़ेंगे ना, हम लोग स्ट्रिक्टली पढ़ेंगे फ्रॉम नोट्स, हम मॉड्यूल में से नहीं पढ़ेंगे। मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है, नोट्स का थोड़ा सा अलग, तो हम लोग नोट्स में से पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितना लिखा है ना प्रेजेंट भी आपको वैसे ही करना है, ठीक है। पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आईपीए का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में वैसे 3 यूनिट्स हैं, बट हम लोग यहाँ पर पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। यूनिट 1 में है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। चलो पार्टनरशिप पे जाऊं उसके पहले मुझे एक बार जरा शॉर्ट में बताओ ना, कभी नाम सुना है पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप मतलब एक व्यक्ति होता है या 2-3 होते हैं? 2-3 होंगे, 2 या 2 से ज्यादा होंगे, पक्का? 3 लोग हुए तो चलेगा, 4 होंगे तो, 5-6 होंगे तो भी चलेगा? मतलब एक अकेला व्यक्ति तो पार्टनरशिप करेगा नहीं। कायदा ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होता है तो बिजनेस करते समय एक तरीका तो ये है, या तो अकेले बिजनेस कर लो, सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाओ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि बिजनेस में उसका कोई साथ दे, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसके साथ में बिजनेस में मदद करे, तो कोई व्यक्ति फ्री में तो ऑब्वियसली आएगा नहीं। जो व्यक्ति हमें बिजनेस में मदद करने आएगा वो कहेगा अगर मेहनत मेरी है तो मुझे प्रॉफिट में भी चाहिए एक हिस्सा। ऐसे व्यक्ति को हम बुलाते हैं पार्टनर। हम बुलाते हैं पार्टनर, मुंह से बोलो, हम बुलाते हैं पार्टनर। एक ऐसा पर्सन है जो हमारे साथ मिलकर हमारे बिजनेस में वही काम करेगा जो काम हम करने वाले हैं, बट वो हमारे साथ इस बिजनेस के प्रॉफिट को करेगा शेयर करेगा। तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है या तुम वो वाला सुन रहे हो? दोनों आ रही है, तो देखो कौन से सुनना है, सुनाई दे रहा है? ठीक है। पार्टनरशिप का मतलब होता है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी एक बिजनेस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टनरशिप में हम लोग सीधे जनरल नेचर पर जाएं, उसके पहले बाहर के बाहर यहाँ कुछ चीजें समझो। हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? ठीक है, ये पढ़ना जरा। पार्टनरशिप जो होता है ना, ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, और ये एक कदम आगे है फ्रॉम। क्यों एक कदम आगे क्यों बोला मैंने? सोल प्रोप्राइटरशिप में भी तो एक व्यक्ति होता है, इसमें कम से कम 2 हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में अकेला व्यक्ति होगा तो वो बिजनेस को बहुत ज्यादा फैला नहीं पाएगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति इतना ज्यादा कंट्रोल भी कर पाएगा नहीं, ध्यान भी दे पाएगा नहीं। पार्टनरशिप में अगर हम होते हैं तो उसका फायदा यह है कि हम बिजनेस को चाहे तो और आगे भी लेकर जा सकते हैं। यहाँ मदद करने वाला हमारे पास कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति भी होगा, ठीक है। पार्टनरशिप में हमें चाहिए मिनिमम 2 पर्सन्स की जरूरत पड़ती है जो लोग मिलकर करेंगे एक बिजनेस, जो लोग इस बिजनेस में कमाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इरादा क्या होता है? लॉस कमाना किसी का इरादा होता है? इरादा क्या है? प्रॉफिट कमाना। लेकिन लॉस अपने आप कभी कभी हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारा पार्टनर है तो पार्टनर ना केवल प्रॉफिट शेयर नहीं करता है, वो हमारे साथ में लॉसेस भी करेगा शेयर। मतलब जो भी होगा दोनों का एक जैसा हाल होगा, अच्छा हुआ तो भी दोनों का और बुरा हुआ तो भी। मैंने दोनों दोनों बोला है,
सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं? तो सबका ही बोल दूं फिर, जो प्रॉफिट हुआ तो सबका, और जो लॉस हुआ तो भी सबका। ये लोग इस प्रॉफिट एंड लॉस को करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ शेयर। शेयर करने का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस एक अकेला व्यक्ति नहीं खाएगा, ये सबके साथ में बांटेगा। पर बांटना किस रेशो में है, तो ये बातें इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर ली होगी। और कैसे डिसाइड करी होगी, इन एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है पार्टनरशिप का, आपने केवल किसी से कहा मैं तेरा पार्टनर और दोनों पार्टनर बन गए, वरना ये रिटर्न भी हो सकता है। तुमको क्या लगता है बेटर कौन सा होगा? रिटर्न होगा, तो रिटर्न तो फिर ना हमेशा का प्रूफ हो जाएगा, तो फिर कल को कोई व्यक्ति अपनी बात से मुकर ही नहीं सकता। तो अगर उसमें लिखा है कि हम दोनों प्रॉफिट आधा आधा बांटेंगे, कल को जब प्रॉफिट ज्यादा हुआ और आपकी नीयत खराब हो गई और आपने कहा कि नहीं मैं ज्यादा रखूंगा, मैंने ऐसा बोला था, क्यों लिखा है, तो रिटर्न को तो फिर वो सामने वाला तो आपके मुंह पे वो कागज देगा कि देख लिखा है इक्वल, तो अब प्रॉफिट शेयरिंग होगी। ठीक है, एग्रीमेंट ओरल होता है तो भी वैलिड है, रिटर्न होता है तो भी वैलिड है। हालांकि अगर आप चाहते हो कि ईमानदारी से काम हो तो एग्रीमेंट हमेशा होना चाहिए राइटिंग। हो गया, समझ में आया? इस लाइन को रिपीट करके बताओ, कितने लोग होंगे? 2 या 2 से ज्यादा। क्या करने के लिए आए हैं? बिजनेस। क्यों कर रहे हैं बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट या तो लॉस। इस प्रॉफिट एंड लॉस को ये लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? शेयर। शेयर करेंगे, बट शेयर कौन से रेशो में करेंगे? ये बात इन्होंने लिख दी है। काहे में लिख दी है? एग्रीमेंट में। 2 पार्टनर्स है, एक ए और दूसरा बी। इन्होंने लिखा है एग्रीमेंट में 3:2 का रेशो होगा, तो 3:2 जैसा लिखा है वैसा। आ गया समझ में? तीसरे पॉइंट पर जाओ। जब कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में आकर के बिजनेस कर रहा होता है, तो ये 2 लोग जो आ रहे हैं बिजनेस करने, ये तो कहलाते हैं पार्टनर्स, कहलाते हैं। लेकिन जो बिजनेस ये लोग कर रहे हैं, इस बिजनेस को पार्टनर अपने नाम से नहीं करते हैं, वो इस बिजनेस को करते हैं बाय द नेम ऑफ अ फर्म। इस फर्म को कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म। मतलब 2 पार्टनर्स हैं, दोनों बिजनेस में ही लगे हुए हैं, दोनों मिलकर के इसी बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जब ये कोई भी सौदा करने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो मार्केट में सौदा पार्टनर्स नहीं कर रहे हैं, ये लोग इसकी जगह पे लेकर जा रहे हैं अपनी फर्म को। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने गुड्स बेचे, तो वो ये नहीं कहता कि मैंने ए को बेचा है या बी को बेचा है, हमने तो दोनों को ये गुड्स बेचे हैं, तो हम दोनों को कलेक्टिवली बुलाएंगे फर्म, बुलाएंगे। ठीक है, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, सॉल्व करो। 2 पार्टनर्स है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ए जाता है और ये दोनों मिलकर के पार्टनरशिप में एक फर्म में है, फर्म का नाम है मैसर्स एबी, मैसर्स एबी इनकी फर्म का नाम है। ए गया और ए ने जाकर के एक रॉ मटेरियल सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा है, अपने लिए नहीं खरीदा, बिजनेस के लिए खरीदा है। तो सप्लायर क्या कहेगा, मैंने रॉ मटेरियल ए को बेचा है या बी को बेचा है या दोनों को बेचा है? दोनों को बेचा है, दोनों को बेचा है, इसका मतलब वो ए और बी का अलग अलग नाम नहीं लेगा, वो ये कहेगा मैंने रॉ मटेरियल बेचा है इस फर्म को। फर्म को बेचा मतलब इसमें जितने पार्टनर्स होंगे सब इसी का हिस्सा माने जाएंगे। अब आया समझ में? अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म में आता है तो वो अकेला तो कहलाता है पार्टनर, बट सारे पार्टनर्स को एक साथ मिला लो तो ये लोग कहलाते हैं पार्टनरशिप फर्म, कहलाते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, इसी में देखो आगे लिखा हुआ है, पार्टनर्स जब भी बिजनेस करते हैं तो या तो बिजनेस करने का तरीका ये होगा कि जितने लोग हैं सब बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, सब कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे। वरना ये भी हो सकता है कि कुछ पार्टनर्स केवल पैसा दे रहे हैं और बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। तो या तो बिजनेस कैरिड ऑन होगा बाय ऑल, और वरना इनमें से कुछ लोग एक्ट कर रहे हैं, बाकी लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म है, इसमें ज्यादा नहीं है, केवल 15 पार्टनर्स हैं। कितने हैं? केवल 15 पार्टनर्स हैं। 15 ना, ये पार्टनर है या भीड़ हो गई है बहुत सारी इकट्ठी? पार्टनर्स हैं पर बहुत ज्यादा ही हो गए हैं। अब सोचो अगर एक बिजनेस में हम 15 लोगों को कह दे आओ सब लोग आकर के अपने हिसाब से बिजनेस करो, तो यहाँ पर रायता फैल जाएगा।
हर व्यक्ति का दिमाग चलेगा अलग अलग, हर किसी का काम करने का तरीका भी होगा अलग अलग। अब इन्होंने क्या किया है कि 15 पार्टनर्स में से केवल 3 पार्टनर्स एक्टिव है, ए, बी और सी। बिजनेस ये केवल 3 लोग कर रहे हैं और बाकी के पार्टनर्स ने इनको कह दिया है तुमको जो करना है करो, जो प्रॉफिट होगा हम उसमें से अपना हिस्सा शेयर करने को तैयार है। मतलब 3 लोग बिजनेस कर रहे हैं और 12 पार्टनर्स मिलकर के केवल प्रॉफिट शेयर करने के लिए आ जाते हैं। इसका मतलब पार्टनरशिप में या तो बिजनेस करेंगे सब, वरना या तो कैरिड ऑन बाय ऑल, और वरना एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एनी ऑफ देम मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर भी अगर काम करे और बाकी लोग ना भी करे तो भी चलेगा। आ गया समझ में? पक्का? तुम लोगों का लॉ का टाइमिंग चेंज करना है क्या? अभी तक आते आते सुस्ती हो गए हो सबके सब? ऐसे कितना खून पी लिया, कितने लोगों ने पी लिया? कौन कौन आके गया? मैं क्या पढ़ा रही हूँ? अच्छा मैं तो सीए में हूँ ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो लॉ अभी आया, इसके पहले तक तो सारे अच्छी लेक्चर्स थे, है ना? तो फिर तो ऐसे सुस्त सुस्त क्यों बैठे हुए हो डल डल से? ये तो तब से एकदम इसकी आंखें भी लाल हो रही है। एसी बंद करूं? कर दो। कहाँ से होता है? नहीं, अरे रिमोट भी तो होगा, तो बाहर मत जाओ, उधर डिस्टर्ब होगा क्लास में। नहीं है? रहने दे भाई, अभी बाहर उधर भी क्लास चल रही है, चलो आओ। होता ये है, एक काम करना, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ, या तो फिर अगर डायरेक्ट हवा लग रही है तो पीछे पीछे चला जाओ, उधर हवा नहीं लगती है। देखो भी जाना है, धीरे धीरे धीरे। एसी की वजह से तू खड़ा ही रहना, उसको बंद कर दे, फ्लैप को हाथ में लेके खड़ा रहे। वेरी गुड, खड़ा रहे ऐसे ही। हाँ हाँ, बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जिसको यहाँ बैठ के कंफर्टेबल हो बैठ जाइए, बस बैठ जाओ। चलो अब आप कंसंट्रेट कर पाओगे? हाँ। पार्टनरशिप फर्म में, अब पहले तो मैंने जितना बोला पूरा रिपीट करो, मुझे पता ही नहीं तुम लोगों ने सुना कि नहीं सुना। पार्टनरशिप में कितनी पार्टीज चाहिए होती है? मिनिमम 2, 2 से ज्यादा हुई तो 4 5 6 7 10 11 12 15 चलेगा, जितने ज्यादा लोग आएंगे रायता उतना ही ज्यादा। वेरी गुड। तो हम चाहते क्या है, सब लोग काम करें या इनमें से कुछ लोग भी काम करें तो चलेगा, और बाकी लोग क्या ऐसे सूखी रोटी खाने आ जाएंगे? सिर्फ अच्छा पैसा लगाएंगे और वो लोग काम करे ऐसा जरूरी नहीं। सारे पार्टनर्स एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग कर रहे हैं बिजनेस और बाकी लोग आ जाएंगे प्रॉफिट शेयर करने। पार्टनरशिप में केवल प्रॉफिट शेयर होता है, लॉस शेयर होगा नहीं। मैं तो पूछ रही हूँ, मुझे थोड़ा ना पता। प्रॉफिट शेयर होता है, लॉस शेयर होता है, मतलब दुख में भी साथ देंगे और सुख में भी देंगे, और दुख में भी। सुख क्या था इसमें, और दुख? तो ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं लॉस में? लॉस के लिए कोई बिजनेस करना होता है? तो लॉस हुआ क्यों? हो जाता है, हमेशा प्रॉफिट होगा ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है जब लॉसेस भी हो जाते हैं। पार्टनर केवल सुख का साथी नहीं है, वो लॉसेस भी शेयर करेगा। बट ये शेयरिंग होगी कौन से रेशो में, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो एग्रीमेंट तो पहले ही बन जाता है, तो सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। अगर एग्रीमेंट में लिखा है 3:2:1 तो मतलब जैसा लिखा है, अगर लिखा है इक्वली शेयर करेंगे तो इक्वली, मतलब एग्रीमेंट में जैसा लिखा होगा वैसा करेंगे। जब कोई व्यक्ति पार्टनरशिप बिजनेस में आता है तो वो पर्सन तो कहलाता है पार्टनर, इंडिविजुअली कहलाएगा पार्टनर, बट सारे पार्टनर्स को इकट्ठा करके हम लोग इसे बुलाते हैं एक फर्म। इसे पार्टनर्स नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है एक फर्म। आ गया समझ में? पार्टनरशिप बिजनेस का एक बहुत ही खास फीचर है, यहाँ होती है पार्टनर्स की आपस में एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल एजेंसी। कभी एजेंट वर्ड सुना हुआ है? एजेंट सुना है? एजेंसी में ना हमेशा 2 लोग होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है उसका एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता कुछ ऐसा होता है कि बिजनेस है प्रिंसिपल का
पर वो अपने काम को जो खुद कर सकता है वो खुद ना करके वो इस काम को करवाता है थ्रू एन एजेंट। थ्रू एन मतलब काम है प्रिंसिपल का, बट वो इस काम को करवाएगा थ्रू एन एजेंट, थ्रू एन। लेकिन होता यह है कि एजेंट जो भी काम करेगा हम उसके लिए लायबल मानेंगे प्रिंसिपल को। तो इसका मतलब अगर एजेंट ने अच्छा किया तो भी प्रिंसिपल का, और अगर एजेंट ने बुरा किया तो भी प्रिंसिपल का। ये तो है प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता। बट पार्टनरशिप में कहा जाता है सारे के सारे पार्टनर्स होते हैं आपस में एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट्स होते हैं एक दूसरे के। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी। हाँ, तो म्यूचुअल एजेंट का मतलब क्या हुआ? सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट है, एक दूसरे के, अरे म्यूचुअल एजेंट्स है मतलब एक दूसरे के एजेंट है। कैसे एजेंट्स हैं? तो सपोज ए बी और सी, इस पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर्स हैं। कितने हैं? 3। क्या नाम है? ए बी और सी, तीनों आपस में एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। ए जाता है कुछ रॉ मटेरियल खरीदने, ए जाता है कुछ रॉ मटेरियल खरीदने। जब ये रॉ मटेरियल खरीद के आता है ना, तो ये उधारी पर गुड्स लेकर आया है, और उधारी ये ज्यादा की नहीं, केवल 1 करोड़ की उधारी करके लाया है, केवल 1 करोड़ की उधारी करके लाया है। गुड्स खरीदने कौन गया था? ए। रॉ मटेरियल सप्लायर ने गुड्स बेचे किसको है? ए को। वो किसको जानता है? सप्लायर केवल ए को जानता है। लेकिन जब उसने ये गुड्स को बेचा तो उसने गुड्स ए को नहीं बेचे हैं, उसने गुड्स बेचे हैं पूरी की पूरी फर्म को। तो हम मानेंगे कि यहाँ पर ए ने जो गुड्स उधारी पर लिए हैं, ये उधारी ए की नहीं है, बल्कि इस उधारी के लिए लायबल हो जाएगा बी और सी भी। क्यों लायबल हो जाएगा? बिकॉज सारे पार्टनर्स आपस में होते हैं एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट। तो ए को हम मान रहे हैं कि ए इज द एजेंट फॉर बी एंड सी। तो इसका मतलब ए के किए हुए हर काम के लिए बाकी 2 लोग हो जाएंगे लायबल, हो जाएंगे। समझ में आया? बी जाता है और बी जाकर के बैंक से लोन ले लेता है। बी जाकर बैंक से लोन ले लेता है। लोन ज्यादा का लिया ही नहीं है, केवल 3 करोड़ का तो लोन है। बी ने लोन लिया है 3 करोड़ का बिजनेस के लिए, ठीक है। अब इस लोन को वापस कौन करेगा? फर्म क्यों करेगा? बी लेकर आया है पैसा, तो बिजनेस के लिए लाया तो क्या हुआ? बी लेकर आया ना लोन, तो बैंक तो बी को जानता है, उसने फर्म को लोन दिया है और बी एजेंट है बाकी दोनों के दोनों पार्टनर्स का। हम मानेंगे कि बी ने जो लोन लिया है इसके लिए लायबल बाकी 2 लोग भी हैं। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का कहलाएगा एजेंट, और दूसरे पार्टनर्स इसके लिए कहलाएंगे प्रिंसिपल। आ गया समझ में? ठीक है, चलो अभी तो मैं बेसिक बेसिक यहाँ से पढ़ा रही हूँ, अभी सब डिटेल में नीचे पढ़ना है। जब भी कभी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस किया जाता है तो ये बिजनेस किया जाता है विद अ प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप में बिजनेस हमेशा प्रॉफिट के इरादे से किया जाएगा, हमेशा। लॉस हो जाए तो बात अलग है, लेकिन इरादा हमेशा होता है प्रॉफिट कमाना। इस बात का इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये है कि ओहो, ये कब हुआ? बोल फिर से। 5-2। देखो, होता ये है कि जब भी कभी कोई पार्टनरशिप फर्म बनती है तो पार्टनरशिप फर्म का इरादा हमेशा होगा प्रॉफिट मोटिव। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म इंडिया में सोशल वर्क के लिए कभी भी बनेगी नहीं। ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं बनेगी जो समाज की भलाई के लिए काम करने आई है और प्रॉफिट कमाने नहीं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को हम पार्टनरशिप फॉर्म में आने ही देंगे नहीं। पार्टनरशिप में केवल वो लोग आते हैं जिनका इरादा है प्रॉफिट कमाने का। लॉस हो जाए तो किस्मत है, पर उनका इरादा हमेशा है प्रॉफिट कमाने का। आ गया समझ में? दो दोस्त हैं, जिंदगी भर इन्होंने उल्टे सीधे ही काम किए हैं और उल्टे सीधे काम करके खूब पैसा कमाया है।
और अब बुढ़ापे में आकर इनको लग रहा है कि अपने, अरे यार अब फिर से हो क्या रहा है, ये अभी तक ऐसे ही चल रहा था क्या? तो मेरे ही साथ में हो रहा है। चुप रहे, तू आ गया ना वापस से, बोल। 475436 ये प्रूव नहीं हो रहा है। क्या बता रही थी मैं? दो दोस्त हैं, इन दोनों दोस्तों ने जिंदगी भर उल्टे सीधे काम करके खूब पैसा कमाया, और अब बुढ़ापे में लग रहा है कि कर्म सुधार ले वरना जाना तो है ही। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर के सोचा है हम एक पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और इस बिजनेस में हम ये करेंगे कि जब भी कोई गरीब इंसान आएगा तो हम दोनों अपनी गंदी कमाई में से उस गरीब की मदद करेंगे। ये पार्टनरशिप है। अरे दोनों दोस्त मिलकर के अपनी गंदी कमाई लेकर के आए, उसमें से बांटेंगे, क्यों नहीं है? यहाँ पर इनका इरादा प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है, ये किसी गरीब की मदद करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, और ये बिजनेस भी माना जाएगा नहीं। आया समझ में? मतलब दूसरों की भलाई के लिए अगर आप बिजनेस कर रहे हो, हम इसे पार्टनरशिप मानेंगे नहीं। पार्टनरशिप केवल तब होता है जब पार्टनर्स का इरादा हो प्रॉफिट कमाने का, लॉस हो जाए तो बात अलग है। ठीक है, आ गया समझ? अगले पॉइंट पर जाओ। फर्म एंड पार्टनर्स दोनों को वन एंड द सेम आइडेंटिटी माना जाता है। ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब बनाया जाता है ना, तो जब कंपनी फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है तो कंपनीज होती है रजिस्टर्ड विथ लॉ। कंपनी अलग एंटिटी मानी जाती है लॉ की नजरों में। हम मानते हैं जैसे कंपनी अपने आप में एक इंसान की तरह है, और कंपनी में काम करने वाले लोगों को अलग माना जाता है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में होगा ये कि जो फर्म बनाई गई है, फर्म की अपनी खुद की कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। लॉ की नजरों में हम मानते हैं जैसे फर्म अपने आप में कोई मनुष्य नहीं है। सारे पार्टनर्स मिल गए तो मिलकर जहां ये लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे वो कहलाती है फर्म, वो कहलाती है फर्म। अगर पार्टनर्स मर जाते हैं तो पार्टनर्स के मरते ही फर्म अपने आप हो जाती है खत्म। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी एक सेपरेट पर्सन मानी जाती है, एक अलग इंसान मानी जाती है। अगर इस कंपनी के सारे मेंबर, सारे शेयर होल्डर्स एक साथ भी मर जाए ना, तो भी कंपनी को मानेंगे जैसे वो जिंदा रहेगी। फर्म के केस में ऐसा होगा नहीं। फर्म के केस में पार्टनर्स खत्म तो फर्म भी खत्म। आ गया समझ? ए, बी और सी तीन दोस्त है। तीन, अरे जल्दी बोलो, तीन दोस्त हैं। तीनों ने मिलकर के एक पार्टनरशिप फॉर्म शुरू करी थी, जहां पर ये लोग कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, कपड़ा खरीदते हैं और बेचते हैं। तीनों दोस्तों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया था इस साल। अब तीनों पार्टनर्स ने सोचा है जब इतना ही प्रॉफिट अच्छा कमाया है तो चलो घूम कर आते हैं। तीनों घूमने के लिए फॉरेन चले गए ईरान, और जैसे ही वहां पहुंचे वहां पर वहां पर युद्ध शुरू हो गया। तीनों वहीं पर मर चुके हैं। फर्म फर्म क्यों खत्म? फर्म तो इंडिया में थी ना, वो तीनों तो वहां जाके मरे हैं। हाँ मर गए ना, अब पार्टनर्स खत्म तो फर्म भी हो जाएगी खत्म। आ गया समझ में? पक्का? फर्म और पार्टनर्स दोनों में कोई अंतर नहीं है। लॉ कहता है पार्टनर्स ही इकट्ठे होकर के कहलाते हैं फर्म। अगर पार्टनर्स मर गए तो फर्म भी हो जाएगी खत्म। हाँ, नहीं नहीं कहलाएगा, बताती हूँ होता क्या है। अगर तीन में से एक बच गया है, या एक तो छोड़ो, चलो हम दो को भी बचा लेते हैं। पर हुआ क्या था, जब ये फर्म बनाई थी तो हमने कितने पार्टनर्स रखे थे? तीन। अब तीन में से एक मर गया है तो फर्म तो अभी भी हो रही है खत्म, अनलेस इन लोगों ने एग्रीमेंट में लिख दिया था कि हम में से किसी एक के मरने पर फर्म को खत्म माना जाएगा नहीं। अगर लिख दिया था एग्रीमेंट में खत्म नहीं मानेंगे तो फर्म चलती रहेगी, वरना हम मान लेंगे फर्म हो चुकी है खत्म। तीन में से एक मरा, दो तो अभी भी है, और दो ने अभी भी बिजनेस को कंटिन्यू रखा तो चलेगा। लेकिन सोचो तीन में से दो मर गए हैं
तो अब बचा कितना, एक। और एक अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म चला पाएगा नहीं। जिस दिन वो अकेला बचा, हम मानेंगे उसी दिन फर्म हो चुकी है खत्म। अब ये अकेला व्यक्ति एक रह जाने पर फर्म तो खत्म हो चुकी, ये किसी और को लेकर भी आएगा तो ये नई फर्म बनेगी, पुरानी फर्म को माना जाएगा नहीं। ठीक है, आ गया समझ में? पक्का? तो ये है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का केवल इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और है, ये भी पढ़ लो। पार्टनर्स होते हैं, दिखाई दे रहा है क्या? पार्टनर्स, ये समझ में आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है कि नहीं आ रहा? पर्सनली लाइबल, पार्टनर्स होते हैं पर्सनली लाइबल। पर्सनली लाइबल का मतलब होता है, क्योंकि मैंने अभी कहा था पार्टनर्स और फर्म दोनों अलग अलग नहीं है। फर्म की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी देनदारियां हैं, वो सब देखा जाए तो इन पार्टनर्स की जिम्मेदारी है। तो अगर सपोज इस फर्म की असेट एंड लाइबिलिटी, ये नाम पहले कभी सुने हुए हैं? असेट और लाइबिलिटी में से किसका ज्यादा होना अच्छा माना जाता है? असेट ज्यादा हो, लाइबिलिटीज कम हो तो अच्छा है। असेट्स मतलब होती है संपत्ति, हाँ, तो और लाइबिलिटीज मतलब होता है दायित्व। तो संपत्ति ज्यादा हो, दायित्व कम हो तो अच्छी बात है। तो सबको चुकाने के बाद में फिर भी बच जाएगा, तो अच्छा है ना। अगर बचेगा तो बांट लेंगे आपस में। इसका मतलब असेट ज्यादा, लाइबिलिटीज कम होना अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में असेट्स तो है पूरे 15 करोड़ की, कितने की? 15 करोड़ की असेट्स हैं, लेकिन लाइबिलिटीज इनकी केवल है 25 करोड़ रुपए की। इसका मतलब क्या हुआ कि सारा सब कुछ बेचने के बावजूद भी अगर हम लोगों को रीपे करने जाएंगे तो हम पूरा तो रीपे कर पाएंगे। कितने की कमी दिख रही है? 10 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं फर्म को। तो अब ये जो 10 करोड़ रुपए फर्म को कम पड़ रहे हैं, इसे कौन लेकर आएगा? तो लॉ कहता है, आईपीए कहता है कि पार्टनर्स होते हैं फर्म के लिए पर्सनली लाइबल। तो कौन लेकर आएगा अब ये बचे हुए 10 करोड़ रुपए अपने घर से? पार्टनर्स लेकर आएंगे। अब पार्टनर्स में 3 पार्टनर्स थे, ए, बी और सी। कितने थे? 3, ए, बी और सी। तीनों में से 2 पार्टनर्स तो अपने घर से अपने अपने हिस्से का पैसा लेकर के आने को तैयार है, इनके पास है इतना पैसा। बट सी के पास पैसा इतना नहीं है, मतलब एक एक पार्टनर के ऊपर आ रही है सपोज 3.5 करोड़ की लाइबिलिटी। तो सी के पास में है पैसा, बट वो 1 करोड़ ला सकता है। हाँ, इसका घर है 4 करोड़ का। सी के पास 3.5 करोड़ रुपए हमको इससे लेने हैं। कितने लेने हैं? 3.5। और सी के पास में पैसा है केवल 1 करोड़ रुपए का कैश है। हाँ, 4 करोड़ रुपए का इसका घर जरूर है। अब अगर यहाँ पर सी को कहा जाए पैसा लेकर आ, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ ला पाएगा, क्योंकि उसके पास इससे ज्यादा का पैसा नहीं है। बट सी क्योंकि पार्टनर होने के नाते पर्सनली लायबल है, तो लॉ कहता है अपना घर बेच के भी देना पड़े तो देना तो तुम क्या चाहते हो? घर बेच दे? घर बेचने पे पैसे मिल जाएंगे? इसको तो 3.5 करोड़ रुपए देने हैं ना, तो कुछ पैसा कम पड़ रहा था। तो कम पड़ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि कम पड़ रहा है मुझे जाने दो, हम आपको जाने देंगे नहीं। घर बेचना पड़े, दुकान बेचना पड़े, ज्वेलरी बेचना पड़े, बट आपको घर से लाकर देना तो पड़ेगा। इसे कहा जाता है पर्सनली लायबल। कहा जाता है, समझ में आया? अभी तक हम लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में जो जो पढ़ा है केवल ब्रीफली बता दो, क्योंकि ये सब अभी डिटेल में पढ़ना है। पार्टनरशिप किसके ऊपर माना जाता है? कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से बेटर? सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे लोअर है, उसके ऊपर आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कितने लोगों का होना जरूरी है? 2 से ज्यादा हुए तो चलेगा, 2 से ज्यादा हुए तो चलेगा, 2 से कम चलेगा नहीं। ये सब लोग मिलकर के क्या करना चाह रहे हैं? बिजनेस। बिजनेस का मतलब दूसरों की भलाई करना या अपने लिए भला करना? अपने लिए। इनका इरादा प्रॉफिट अर्न करने का है, लॉस अर्न करने का इरादा। लेकिन कभी लॉस हो गए तो चलेगा। ये लोग प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं या लॉस शेयर करने वाले हैं? दोनों चीजें शेयर होंगी, बट रेशो कौन सा होगा वो कैसे पता चलेगा? एग्रीमेंट में लिखा है 3:1, तो एग्रीमेंट में लिखा है इक्वल, तो और एग्रीमेंट में अगर कुछ नहीं लिखा है तो लॉ कहता है फिर इक्वल मान लिया जाएगा। हो गया?
तीसरी बात, ये लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं या समाज की भलाई के लिए? तो समाज की भलाई के लिए क्या पार्टनरशिप नहीं होती, क्योंकि उसका इरादा ही है, पार्टनरशिप का नेचर ही है बिजनेस करो फॉर प्रॉफिट। हो गया। पार्टनर्स में और फर्म में कोई अंतर नहीं है, नहीं है, इक्वल, दोनों सेम है। पार्टनर्स में और फर्म में हम कोई अंतर मानेंगे नहीं। पार्टनर मर गया तो फर्म भी खत्म हो गई, सारे पार्टनर्स मर गए तो फर्म भी हो जाएगी खत्म। आ गया समझ में? पार्टनर्स के मरने के बाद में फर्म अपने आप चलेगी नहीं। पार्टनर्स एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? एक दूसरे के लिए होते हैं म्यूचुअल एजेंट्स। म्यूचुअल एजेंट मतलब एक पार्टनर दूसरे का हो जाएगा एजेंट, तो दूसरा पार्टनर हो जाएगा पहले के लिए प्रिंसिपल। हर पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल है और हर पार्टनर एक दूसरे के लिए एजेंट है। कहने का मतलब क्या हुआ? जिस पार्टनर ने जो काम किया है उसके लिए केवल वो ही जिम्मेदार है या सब लोग जिम्मेदार है? सब लोग क्यों? वो अकेला गया था ना काम करने, फर्म के लिए गया था, तो सारे पार्टनर्स हो जाएंगे लाइबल। पर अगर एक पार्टनर गया था काम करने, अच्छा काम करके आया, तो बाकी लोग तो लाइबल होंगे होंगे। और अगर ये बुरा काम करके आया तो तब भी, अच्छा हो या बुरा हो, हर पार्टनर के किए हुए काम के लिए सारे पार्टनर्स होते हैं लाइबल। पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी है? अनलिमिटेड मतलब क्या? उनके घर दुकान तक थोड़ी ना पहुंच जाओगे। पैसा कम पड़ा तो घर बेच के भी पैसा लाना पड़ा तो लाना, तो क्योंकि इनकी लाइबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है ना? तो पैसे मतलब लाइबिलिटी ज्यादा होती है और उनके पास मतलब सब कुछ भी इनकम कम पड़ जाती है मतलब पे करने की, तो वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा, इंसॉल्वेंसी कहलाती है। इसका मतलब डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि इसका दिवाला निकल चुका है, ये व्यक्ति अब किसी को भी रीपे करने लायक नहीं है। नहीं, लॉस नहीं कह सकते। अब जैसे ए के पास भरपूर पैसा था, इंसॉल्वेंसी तो हो गई है बट वो पैसा तो नहीं आएगा। हाँ हाँ, तो वो जो लॉस है वो बचे हुए पार्टनर्स मिलकर के बेयर करेंगे, बचे हुए पार्टनर्स बेयर करेंगे। इसलिए क्योंकि वो एक का लॉस जो है वो है तो बचे हुए पार्टनर्स का ही लॉस। अब सपोज सी एकदम ही इंसॉल्वेंट हो गया, 1 करोड़ रुपए तो उसने दे दिए पर उसकी लाइबिलिटी 3.5 करोड़ की थी और इसके पास घर मकान दुकान के नाम पे कुछ नहीं है, तो फिर अब कहां से लाएगा पैसे? अब खुद को बेचने से तो रहा। तो यहाँ पर अब उसके पास क्योंकि पैसे नहीं है तो जो कम पड़ रहे हैं वो बचे हुए दोनों पार्टनर्स मिलकर के करेंगे कंट्रीब्यूट। मतलब पार्टनर ये नहीं कह सकते कि सी नहीं दे रहा तो हम क्या करें, सब एक दूसरे के लिए लाइबल है ना, तो उसकी कमी को बाकी लोगों को पूरा तो करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलो अब आ जाओ सीधे चैप्टर पर। पहला चैप्टर है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप का। अभी तक जितनी बातें मैंने ब्रॉडली बताई है, अब हम लोग यहाँ पर उनके ऊपर सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे लॉ में और उसी चीज को डिटेल में पढ़ना है। पहले पॉइंट पर जाओ। पहला पॉइंट है, इन्होंने डिफाइन किया। अच्छा पहले तो इस चीज तो ये बताओ कि ये एक्ट कब आया था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिखा हुआ है, कौन से साल में आया था? 1932 में, मतलब रिसेंटली आया हुआ है, ज्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ है, ज्यादा नहीं हो गया। ये एक्ट आया था इन द ईयर 1932, आजादी से भी पहले का एक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस एक्ट को इंडिया में तो हमने तो नहीं बनाया होगा, आजादी के पहले का बना हुआ है। मतलब कौन बना के गए हैं? अंग्रेज बना के गए थे, गोरे बना के गए थे। तो ये लॉ उन्होंने उस वक्त बनाया था 1932 में। पर खुशी की बात यह है कि ये लॉ आज तक वैसा का वैसा चल रहा है। मतलब इस लॉ में कोई अमेंडमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इस लॉ को हटा के नया लाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। रीजन बीइंग कि पार्टनरशिप का नेचर शुरू से ऐसा ही था और आज भी। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जब भी कभी लॉ में किसी भी एक्ट का नाम बोलते हो तो नाम के साथ में ईयर ऑप्शनल नहीं होता, कंपल्सरीली बोलना पड़ता है। तो हमेशा जब भी बोलोगे लॉ का नाम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को आप आईपीए बोल दो चलेगा, बट उसके आगे 1932 भी बोलना तो पड़ेगा। ठीक है, कौन से एक्ट से गवर्न है पार्टनरशिप? अरे पूरा बोल, सिर्फ 1932 से। कौन से एक्ट का नाम क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा इतना भी बोलना पड़ेगा, 1932 ये उस साल में आया था। आ गया समझ में?
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डेफिनेशंस लिखी गई है कुछ टर्म्स की। जब भी कभी लॉ पढ़ोगे हमेशा एक्ट का पहला ही हिस्सा होता है डेफिनेशंस का। बाहर ही बता देते हैं कि इस शब्द को आगे इसका मीनिंग ये होगा। ठीक है, पहला वर्ड डिफाइंड है और वो वर्ड है पार्टनरशिप। की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, पढ़ना जरा। यहाँ लिखा है पार्टनरशिप एक तरह का रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन्स। पर्सन स लिखा है, अच्छा इसलिए मतलब ये रिश्ता है कुछ लोगों के बीच में। आगे पढ़ना, हु हैव एग्रीड, एक मिनट, हु हैव एग्रीड मतलब इन लोगों ने सहमति दी है, अपने मन से आए हैं कि जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लाए। अच्छा, हु हैव एग्रीड, काहे के लिए एग्री किया है? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। यहाँ पे एक टर्म इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहला तो है इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हु हैव एग्रीड, काहे के लिए एग्री किए हैं? टू शेयर, शेयर क्या करने वाले हैं? प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट कहां से कमाया है? बिजनेस, बिजनेस जिसको कैरी ऑन किया है या तो ऑल या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हो गया? कितने पॉइंट्स में डिवाइडेड है? 6 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 6 के 6 पॉइंट्स बोलकर बताओ। पहली चीज, पार्टनरशिप इज द, एक पॉइंट ना डिस्क्राइब भी करते जाना है। पहला पॉइंट है इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स मतलब हमें चाहिए कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग, अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप करेगा नहीं। दूसरा पॉइंट, हु हैव एग्रीड का मतलब होता है पार्टनरशिप में जब कोई व्यक्ति आता है वो अपनी मर्जी से आएगा, वॉलेंटरीली आएगा, खुद की इच्छा से आएगा। अगर आप किसी को जबरन खींच के लाए हो, धमकी देकर लाए हो, हम इसे पार्टनर मानेंगे नहीं, मानेंगे। ठीक है, तीसरी बात, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट वर्ड लिखा है, लॉस वर्ड डेफिनेशन में लिखा हुआ नहीं है। होता यह है कि पार्टनरशिप को पार्टनरशिप मानेंगे तब जब पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं प्रॉफिट। अगर कभी लॉस हुआ, अगर कभी, फिर से बोलो, अगर कभी लॉस हुआ तो लॉस को अगर कोई एक पार्टनर कहता है मैं अकेला झेलने को तैयार हूं, बाकी के पार्टनर शेयर ना करे तो भी चलेगा, तो आईपीए कहता है ये भी हमको मंजूर है। इसीलिए हमने डेफिनेशन में लॉस वर्ड लिखा हुआ नहीं है। प्रॉफिट हुआ ना तो उसकी शेयरिंग होना कंपल्शन है, लॉस हुआ तो उसकी शेयरिंग करना कोई कंपल्शन नहीं है। एक व्यक्ति कहते हैं मैं सब कुछ झेल लूंगा तो चलेगा, हमको क्या तकलीफ है, झेल ले। पर अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको शेयर तो करना पड़ेगा, शेयर तो। ठीक है, शेयरिंग अगर ऊपर नीचे लेवल की भी हुई तो भी चलेगा। ऊपर नीचे मतलब किसी का हिस्सा ज्यादा किसी का हिस्सा कम चलेगा, बट शेयरिंग होना जरूरी है। 3:2:1, धीरे धीरे लेवल नीचे आ रहा है, शेयर नीचे आ रहा है, चलेगा, हम उसमें बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन शेयरिंग होना जरूरी है। कहानी भेजे में उतर रही है? पक्का? प्रॉफिट शेयर करना कंपल्शन है या लॉस? लॉस नहीं भी शेयर करे तो एक अकेला व्यक्ति कह दे सारा लॉस मैं उठा लूंगा तो चलेगा। ठीक है, एक व्यक्ति कह रहा है सारा प्रॉफिट मैं अकेला ही खा लूंगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि लिखा है डेफिनेशन में टू शेयर प्रॉफिट, टू शेयर। ठीक है, लॉस वर्ड तो डेफिनेशन में भी लिखा हुआ नहीं है। कहां से कमाया हुआ प्रॉफिट? प्रॉफिट कमाया होगा फ्रॉम अ और बिजनेस वर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो लॉफुल है। लॉफुल मतलब लॉ की नजरों में सही है। आ गया समझ में? यहां तक की डेफिनेशन पहले बोल के बताना तो जरा। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, पहला दो या दो से ज्यादा लोग, हु हैव एग्रीड, राजी होना जरूरी है। काहे के लिए राजी? टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स की शेयरिंग करने के लिए राजी हुए हैं। आउट फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है लॉफुल बिजनेस। कहानी भेजे में उतर रही है? मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सॉल्व करो। दो दोस्त हैं, दो दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त आवारा गलियों में घूमते फिरते रहते थे।
अचानक इनमें से एक दोस्त ने कहा है दूसरे को कि चल अपन दोनों मिलकर के पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू करते हैं। इस कॉलोनी के जितने घर हैं हम या तो इन घरों को बिकवाएंगे और वरना किराए पर दिलवाएंगे। जो बेचना चाहता है हम ब्रोकर की तरह उसका घर बिकवाएंगे और वरना कोई किराए पर देना चाहता होगा तो हम किराए पर दिलवाएंगे। बदले में हम लोग कमाएंगे प्रॉफिट और इस प्रॉफिट को करेंगे शेयर। देखकर बताओ क्या सारे फीचर्स अभी तक के मिल रहे हैं? हमें चाहिए पर्सन सर। दो दोस्त है, एग्रीड, एग्रीड है, दोनों दोस्तों ने हाँ कर दिया है टू शेयर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट शेयर करने का उसने कहा तो सही कि जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग मिलकर शेयर करेंगे। रेशो नहीं बताया लेकिन कितने में शेयर करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉफिट कमाया हुआ होना चाहिए फ्रॉम अ बिजनेस और बिजनेस होना चाहिए लॉफुल। ये तो घर बिकवा रहे लोगों के तो चलेगा मतलब? हाँ, तो ये लॉफुल है क्या? ब्रोकर बनके किसी का घर बिकवाना लॉफुल होता है? ये अनलॉफुल तो ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ। यही दो दोस्त है, हमारा गलियों में घूम रहे थे, इनको कोई काम ही समझ नहीं आ रहा था। एक ने कहा चल एक काम करते हैं, अपन दोनों दोस्त मिलकर के एक पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करते हैं, जो प्रॉफिट होगा हम दोनों मिलकर के शेयर करेंगे। दूसरे दोस्त ने भी कह दिया हाँ, दूसरे दोस्त ने भी कह दिया हाँ। बिजनेस ये लोग ये कर रहे हैं कि रोज रात को हर घर में घुसेंगे और चोरी करेंगे। अरे सब चीजें मिल रही है, पर्सन ये हाँ सब है, दो लोग हैं, दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए थे, हैं दोनों राजी हो गए हैं, प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं। देखो क्या दिक्कत है? तो चोरी मेहनत से कर रहे हैं बेचारे। अच्छा लॉफुल नहीं है, ठीक है दोनों मिलकर के खून करेंगे। अब बताओ, फिर भी लॉफुल नहीं है, ठीक है दोनों मिलकर स्मगलिंग करेंगे। अरे कहीं तो मान जाओ। नहीं मान रहे क्योंकि ये बिजनेस है लेकिन लॉफुल नहीं है, हम इसको पार्टनरशिप मानेंगे नहीं। समझ में आया? ये दोनों कह रहे हैं हम लोग कपड़े का व्यापार करेंगे, है ना, कपड़े दुकानों से चुरा चुरा के बेचेंगे। अब क्या दिक्कत है? तो चोरी करके तो क्या हुआ, कहीं से तो रॉ मटेरियल लाएगा बेचारा, या तो खरीद के लाओ, चोरी करके बेचना ये लॉफुल बिजनेस नहीं है। आ गया समझ? अगले पॉइंट पर जाओ। या तो ये बिजनेस किया जाएगा बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ओ खत्म ही हो रहा है, रहने दे, अब इतना सही है। बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो दो दोस्त है, दोनों ने कहा था हम कपड़े का व्यापार करेंगे सीधे तरीके से, लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। दो में से एक ने कहा कि मैं ना टाइम नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बिजनेस में आने का। दूसरे ने कहा कोई बात नहीं, सारा बिजनेस मैं संभाल लूंगा। अब बताओ ये तो कोई पार्टनरशिप कहलाएगी? क्यों है? दो दोस्त है, दोनों में से एक अकेला बिजनेस संभाल रहा है तो चलेगा बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब एनी में एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी। समझ में आया? बट मुझे कंफ्यूजन है, दो तो थे दोस्त, एक ने कहा मैं काम नहीं करूंगा तो केवल एक ही काम करने वाला है। अब ये जो भी काम करेगा इसके लिए दूसरा लाइबल। क्यों? क्यों? उससे मतलब नहीं है, कोई वर्ड है, सही आंसर डेफिनेशन में भी अभी तक नहीं आया। म्यूचुअल एजेंसी, दूसरा व्यक्ति लाइबल है बिकॉज पार्टनर्स होते हैं आपस में एक दूसरे के लिए म्यूचुअल एजेंट्स। आया समझ में? समझ में आ गया? ये डेफिनेशन पूरी की पूरी बोलकर बताओ। अब मैं स्क्रीन पे से तो क्या हटाऊं, हटी हुई है, बोलो। पार्टनरशिप मीन्स इट इज अ relationship between persons who have agreed to share profits of any business carried on by all or any of them acting for all। आ गया समझ में? पक्का? बिजनेस लॉफुल होना जरूरी, प्रॉफिट शेयर होना जरूरी, लॉस शेयर होना जरूरी। अकेला व्यक्ति लॉस झेलेगा तो, अकेला व्यक्ति प्रॉफिट खाएगा तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग होना, बिजनेस लॉफुल होना नहीं है? तो नहीं, बिजनेस लॉफुल होना जरूरी है कि नहीं है? है। सभी का काम करना जरूरी, कोई एक भी व्यक्ति काम करे तो बाकी लोगों को प्रॉफिट से मिलेगा, मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगा तो हम पार्टनरशिप भी मानेंगे। मिनिमम कितने लोग चाहिए? दो से कम हो गए तो डेढ़, होता भी नहीं है। एक अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप कर पाएगा नहीं,
दो से ज्यादा हो गए तो 4 5 6 10 15 20, 15 पार्टनर्स हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं, बाकी सब आते भी नहीं है काम करने, उनको प्रॉफिट भी मिलेगा मिलेगा। हमने एक व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाया है और उसको बंदूक दिखाकर उसको हमने पार्टनरशिप में लिया है, क्यों नहीं मानेंगे? तो यहाँ लिखा तो है एग्रीड, एग्रीड, अरे हाँ, मैंने उसको गन दिखाई और उसने हाँ करा, हाँ, लेकिन उसने अपनी मर्जी से हाँ नहीं किया है, वो डर के मारे हाँ कर रहा है, हम इसको एग्रीड मानेंगे नहीं। आ गया समझ में? रेशो क्या पहले से डिसाइडेड होना कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है, अगर डिसाइड कर लोगे तो अच्छा, अगर डिसाइड कर लोगे तो अच्छा, नहीं करोगे तो हम इक्वल मान लेते हैं। अब आ गई बात समझ में? चलो वेरी गुड, अगले पॉइंट पर मत जाओ, हाँ मत जाओ। अभी हमने केवल इतना ही पढ़ा है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन प्लस बाहर बाहर से हमने देखा है पार्टनरशिप होता क्या है, ठीक है। अब कल थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे क्योंकि कल वो सारी चीजें आएंगी जो हमने आज थोड़ा सा पढ़ लिया था, हालांकि कुछ एडिशनल पॉइंट्स रहेंगे, मतलब जो आज बताया ना, 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए, बिजनेस लॉफुल, इन चीजों में कुछ कुछ चीजें हैं जो अभी मैंने डिस्कस नहीं करी है, वो बारीकियां हम लोग अब कल से करेंगे डिस्कस, ठीक है। चलो सुबह से नहीं खाया?